Welcome back to my channel Lawn Moratorium Vijay Talks. Friends, once again welcome at my channel Lawn Moratorium Vijay Talks. चैनल को जैसा मैं हर बार बोलता ही हूँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर इसलिए करें कि भाई और पता नहीं कितने हमारे भाई ऐसे हैं जिनको अभी पता ही नहीं है अपने कानूनी अधिकारों के बारे में। वो बेचारे हरासमेंट सहन कर रहे हैं, अनबियरेबल हरासमेंट जो होती है इन रिकवरी वालों की, उनका जीना हराम कर रखा है। तो वो भी अपनी ज़िंदगी आसानी से और खुशी खुशी जी सकें, इसलिए इसको शेयर जरूर करिए आप, ताकि लोगों की मदद की जा सके। वैसे अब हमने सुनने में आ रहा है कि काफ़ी लोग हमारे जागरूक होने के बाद अब जागरूक हो गए हैं 70-80%, और अब रिकवरी एजेंट से वो डरते नहीं, घबराते नहीं, उल्टा रिकवरी एजेंट अब डरते हैं उनसे। अपने कानूनी अधिकारों के बारे में हमने बोरोवर को, कर्ज लेने वालों को जागरूक किया है, तो इससे काफ़ी अभी आ रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। अभी भी काफ़ी लोग हैं जो इन रिकवरी एजेंटों की ट्रिक्स अपनाते हैं, कभी नोटिस भेजते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी घर पे आ जाते हैं, कभी धमकाते हैं, कभी फ़ोन पे कुछ करते हैं, कभी ऐप लोन वाले तो बहुत ही तंग करते हैं। फ़ोन में से फ़ोटो निकाल लेंगे, फ़ोन में से पर्सनल नंबर लेके फिर इंसल्ट करते हैं रिश्तेदारों में, जान पहचान वालों में। तो आज इन सारी समस्याओं का, किसी ने गाड़ी ले रखी है तो गाड़ी उठाने की धमकी देते हैं, इन सारी समस्याओं का मैं आपको आज सॉल्यूशन मैं दूंगा। लेकिन सबसे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, मैं थोड़ा सा उसके बारे में हाईलाइट आपको बता दूं। आज सभी एडवोकेट्स सभी पक्षों के थे। एक स्पेशल बेंच ने इसको लंच के बाद सुना। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी जी, जो पावर सेक्टर के लिए हैं, वो रिलीफ मांग रहे थे। जो अभी बातचीत ये चल रही थी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने कहा कि भाई आपको किस बात का रिलीफ, आपका लॉकडाउन में एक भी दिन पावर सेक्टर बंद नहीं हुआ। अच्छा जी। फिर बैंक्स बोले कि भाई आप ये जो लोन जिन्होंने ले रखा है, उनकी तरफ से जो वकील हैं, उनको ये बैंक्स वाले बोलने लगे कोर्ट के अंदर कि भाई अगर हमने मॉरेटोरियम पीरियड में इसको माफ कर दिया, ब्याज को इंटरेस्ट वेवर कर दिया, तो 6 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्चा हमारे ऊपर आएगा। वो हम कैसे सहन करेंगे? बैंक सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। 6 लाख करोड़ बहुत बड़ा हिस्सा है। एसबीआई का तो 50% इसकी होल जो इनकम है वो है। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, ये जो बैंक कर्जदारों को कर्जा देता है, वो कर्जे पे जो इंटरेस्ट बैंक को मिलता है, जो हम लोग, आप जैसे लोग देते हैं, उस ब्याज से जो हम देते हैं, जो इंटरेस्ट देते हैं, उससे ही बैंक का सारा खर्चा चलता है। जो डिपॉजिटर है उनको ब्याज भी देना है, जिसने एफडी कराई है उसको ब्याज देना है बैंक ने, जिसने सेविंग में पैसे रखे हैं उसको भी थोड़ा बहुत ब्याज देना है। तो ये सब बातें हैं। वो आरबीआई ने, बैंक ने कहा कि एक बोरोवर के पीछे 8 डिपॉजिटर होते हैं, यानी 1 बोरोवर एंड 8 डिपॉजिटर। तो ये बात हुई। अब फिर गवर्नमेंट के वकील ने कहा कि भाई फाइनेंस मिनिस्टर और आरबीआई अब बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं दे सकते, जिस पर सुप्रीम कोर्ट अभी चुप रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात जरूर कही कि भाई जो आरबीआई ने सर्कुलर इशू किया था रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, उसकी कंडीशन ही ऐसी है कि उसका बेनिफिट किसी को मिला ही नहीं। समझे ना? सर्कुलर में अब मैं भी सुन रहा हूँ, मुझे बता रहे हैं कि जब रिस्ट्रक्चरिंग लेने जा रहे हैं तो उसको ऐसी ऐसी कंडीशन बोरोवर को बता रहे हैं, वो कर्ज लेने वाले को, कि वो उससे पूरी नहीं होती। तो फिर आज बड़ी लंबी चौड़ी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने की है, और ये कल फिर सुनवाई होगी। मुझे दोस्तों उम्मीद है, और हम सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन करेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, कि भारत में इस कोरोना महामारी की वजह से ये जो लॉकडाउन लगा है, इस महामारी ने सबके काम छीन लिए, सबके काम धंधे बंद कर दिए। कईयों की नौकरी चली गई, कईयों की नौकरी है तो आधी तनख्वाह मिल रही है,
कईयों की फैक्ट्री बंद है, कईयों का अपना काम था वो भी ख़त्म हो गया। तो बहुत कम लोग हैं जो अभी सर्वाइव कर रहे हैं। ऐसे में अगर हमें ये लोन की ईएमआई से राहत सुप्रीम कोर्ट दे, ऐसा हम सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि गरीब जनता के ओर जरूर ध्यान दे। दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई कल है, कल फिर है। आज रिज्यूम कर लिया, कल फिर है। अच्छा, देखिए, आप जो सबसे ज़्यादा आपकी परेशानी है क्या, आपको मोरेटोरियम क्यों चाहिए, आपको रिलीफ क्यों चाहिए? क्योंकि आपके घर पे वो रिकवरी एजेंट वाला हराश करता है, आपको बहुत ज़्यादा तंग करता है, परेशान करता है। पर्सनल लोन लिया तो घर आएंगे, गाड़ी लोन लिया तो घर आएंगे, ऐप लोन लिया तो भी घर आएंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, घर वालों के सामने बेइज्जती करेंगे, आपकी मानहानि करेंगे। आपको इसी बात से तो वो है ना कि गवर्नमेंट रिलीफ दे दे तो इनसे छुटकारा हो जाए। तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल तो रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने एनपीए पे रोक लगा रखी है। बैंक कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते आपके ऊपर जब तक एनपीए पे रोक है। ये बहुत बड़ा रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिया है, हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। लेकिन अभी पहले से ही काफ़ी आपको गाइडलाइन ऑलरेडी है कि बोरोवर को तंग नहीं करना। एक तरह से बोरोवर भगवान है। हम अगर कर्जा लेते हैं, उस कर्जे के बाद इतना सारा ब्याज बैंक को देते हैं, तभी बैंकों का खर्चा चलता है, तभी बैंक वाले रोटी खाते हैं, तभी बैंक वालों को तनख्वाह मिलती है, इतनी गाड़ी में घूमते हैं, शोरूम का किराया देते हैं, दूसरे लोगों को ब्याज देते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम कर्ज लेने वालों की वजह से, जो हम कर्जे में के बाद अपना जब चुकाते हैं तो ब्याज भी देते हैं, सिर्फ उससे। तो बोरोवर यानी कर्ज लेने वाले ही एक तरह से फसल हैं हम बैंक की, जिसे हर साल वो काटते हैं, हर महीने काटते हैं और उनका घर चलता है। तो हमारे को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, आरबीआई ने कई गाइडलाइन दी हुई हैं। मैंने पहले भी बताया था, आज मैं थोड़ा सा और बताऊंगा सरल करके। देखिए, मैंने पहले भी बताया था, आपका जब लोन पास होता है तो आपका जो केस है वो जिन रिकवरी वालों के पास फर्स्ट टाइम जाता है, तब वो बकेट 1 वाले होते हैं। बकेट 1 यानी आपके ऊपर प्रेशर बनाएंगे तो आप जरूर किस्त दे देंगे, ईएमआई दे देंगे, इसलिए ये आपके ऊपर प्रेशर बनाते हैं बकेट 1 वाले सबसे ज़्यादा। फिर आप नहीं देते 3 महीने तो बकेट 2 में जाएगा। यहाँ इसका मतलब ये होता है कि भाई 30% उम्मीद, 50-60% उम्मीद है आपसे पैसे मिलने की। तो वो, लेकिन वो जब सेकंड बकेट में जाएगा तो वो रिकवरी वाला बदल जाएगा, वो कोई और होगा, इसीलिए वो पहले वाला तड़पड़ा होता है कि मेरा ये केस मेरे हाथ से चला जाएगा। अब 2 वाला भी नहीं ले पाता हमसे, 2-3 महीने 4 महीने फिर निकल गए तो बकेट 3 में जाएगा। वो बकेट 2 वाला भी तड़पता रहता है आपसे पैसे लेने के लिए, क्योंकि वो फिर उसके हाथ से निकल के बकेट 3 वाले के पास, रिकवरी वाले के पास चला जाएगा। ऐसे करते करते इनकी 5 बकेट्स होती हैं। 5 बकेट में जब आपका केस आता है, इसका मतलब ये होता है आप पैसे दोगे ही नहीं, आपके पास ये पैसे हैं ही नहीं। तब 6 महीने साल के बाद आपको ये फिर लीगल डालते हैं। लीगल में भी फिर घबराने और डरने की जरूरत नहीं है, लीगल में भी ये कोर्ट में डाल देंगे। फिर आप उसको लोक अदालत में एप्लीकेशन जाके लगा दीजिए और जज साहब के सामने बैठ के आमने सामने बात होती है, अपनी मजबूरी आपकी पूरी सुनी जाएगी, पूरी बात सुनी जाएगी और आप जिस हिसाब से सेटलमेंट करवाना चाहे वो हो जाती है। तो इतना ज़्यादा कोई घबराने की जरूरत नहीं है इन रिकवरी एजेंट वालों से। देखिए, अब रिकवरी एजेंट आ गया आपके घर, गुंडा बदमाशी कर रहा है, पैसे दो, ये कर दो, जबरन आपके घर आ गया। पहली बात तो आपका घर है, वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। आपके वो प्राइवेट प्रॉपर्टी में है तो आपकी इच्छा के हिसाब से वो अगर रहता है, बात करता है तो ठीक, नहीं तो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में कोई भी आपकी इच्छा के खिलाफ, आपके विरुद्ध कोई भी बात नहीं कह सकता, ना आ सकता। अब मान लो वो आ गया, उल्टा सीधा धमका रहा है, उसका वीडियो बनाइए। फ़ोन पे धमकाता है, उसकी रिकॉर्डिंग करिए, वीडियो रिकॉर्डिंग। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके पास प्रूफ रहे, और इससे आईडी मांगिए, क्योंकि ये जो नाम बताते हैं अपना, गलत नाम बताते हैं और गलत फ़ोन नंबर से आपको फ़ोन करते हैं। आप अभी प्रेजेंट में जो आपके पास इनका फ़ोन नंबर है, जो इनका नाम है, जब कंप्लेंट करोगे आप पुलिस में या कोर्ट में, ये मुकर जाते हैं, हम गए ही नहीं, हम ये थे ही नहीं, हमारा नाम तो ये है ही नहीं, हमारा नाम तो ये है, मुकर जाते हैं ये। अब आप जब इससे आईडी मांगोगे तो ये दिखाएगा नहीं,
इसको पता है मैंने आईडी दिखा दी तो फिर मैं बदतमीजी नहीं कर पाऊंगा। आपने एक ही बात की जिद करनी है बस, आईडी दिखाओ, हार्ड कॉपी दिखाओ, आईडी कार्ड जो होता है बैंक का। अगर तू बजाज फाइनेंस से आया है तो बजाज वालों का तू भाई आइडेंटिटी कार्ड दिखा, अगर तू HDFC से आया है तो HDFC का आइडेंटिटी कार्ड दिखा, नहीं तो भाग जा तू यहाँ से। नहीं तो अभी 112 पे कॉल करते हैं और तेरे को अरेस्ट कराएंगे, कार्रवाई कराएंगे तेरे ऊपर। अगर ये आके, और रिकॉर्डिंग आपने करी रखी है, वीडियो आपने बनाई रखी है, 112 पे कॉल करिए, पुलिस को दिखाइए, देखिए फिर पुलिस कैसे इन पे एक्शन लेती है। छोड़ेंगे नहीं पुलिस वाले इनको। अभी मेरे एक बोरोवर ने कंप्लेंट कराई थी जयपुर में, उसकी वाइफ को ये रिकवरी एजेंट उल्टा सीधा बोल रहे थे तो उन्होंने FIR दर्ज करा दी। अब वो रिकवरी एजेंट तो फ़ोन नहीं उठा रहा था तो पुलिस गई, उस मैनेजर को उठा के लाई है उस बैंक के। वो रिकवरी वाला तो भाग गया, उस जगह से ही भाग गया। तो ऐसे आपने डरना नहीं है पुलिस कंप्लेंट करते समय कि भी हम पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, ऐसे होगा वैसे, कुछ नहीं होगा। कानून सारा आपके हक में है। आप और बैंक के बीच में वो थर्ड पार्टी होते हैं रिकवरी वाले, उनका आपसे क्या लेना देना। आपने बैंक से लोन लिया, बैंक जाने आप जाने। ये रिकवरी वाले गैर कानूनी होते हैं, इलीगल होते हैं, ये दूसरे तरीके से घूम के आते हैं जो बैंक से इनका कोई मतलब ही नहीं होता। तो इसलिए डरना नहीं, घबराना नहीं पुलिस करते कंप्लेंट करते समय। अब आपको बैंक से रिलेटेड कोई भी आईडी नहीं दिखा रहा, ये आपको कोई और समस्या है, रीस्ट्रक्चरिंग नहीं कर रहा, कोई और समस्या आ गई, तंग कर रहा है, तो आपने हर बैंक का एक नोडल ऑफिसर होता है जो RBI ने अपॉइंट किया होता है। आप गूगल पे सर्च करिए, आपको ईमेल मिल जाएगा और आप ईमेल करिए। फिर प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर है उसका आप ढूंढिए। वैसे तो बैंक से रिलेटेड सारी समस्याएं नोडल ऑफिसर सॉल्व कर देता है, आपको फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बैंक का नोडल ऑफिसर सीधा बैंक के फिर चेयरमैन और MD से पूछेगा, अभी ये क्या कंप्लेंट आई है, क्या इसको सॉर्ट आउट करो, इसको सॉल्व करो, ये समस्या का हल करो। चेयरमैन और MD को बोलते हैं नोडल ऑफिसर सीधा, और प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर। और जब आप शिकायत करते हो तो आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गूगल से सर्च कर लेना, उस पर भी एक ईमेल कर सकते हैं। और आप, मैंने पहले भी बताया था, ईमेल के जरिए पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं या ऑनलाइन पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो ये सब आप कर सकते हैं, ये आपके अधिकार हैं। मान लीजिए कोई बंदा ना कहता है जी मेरा ये जानकार, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही, मैंने शिकायत करी थी ये है वो है, तो आप अपने एरिया के SHO से मिलिए, उनको पता होता है सारा। और SHO साहब भी नहीं कुछ करते तो एरिया के DSP से मिलिए, वो करेंगे, 100% करेंगे। और एरिया के DSP भी नहीं करते तो SP से मिलिए, SP साहब से मिलिए। SP साहब और DSP साहब 100% आपकी समस्या का सॉल्यूशन कर देंगे। वो इस रिकवरी एजेंट और इनके मैनेजर वगैरह को ऐसे एक्शन लेंगे वो कि दोबारा आपको तंग नहीं करेंगे वो। अच्छा, अब एक नया समस्या मेरे को बार बार बच्चे बोरोवर फोन करके बता रहे हैं कि जिसने ऐप लोन लिया है वो उनके फोन से पर्सनल नंबर लेके उनकी बदनामी कर रहे हैं, रिश्तेदारों में फोटो भेज रहे हैं, उनको बोल रहे हैं उल्टा सीधा। तो जो नहीं कर सकते, ये एक साइबर क्राइम है। तो ऐप लोन में जो ये धमकी दे रहे हैं, जो रिश्तेदारों को बदनाम कर रहे हैं, उनकी शिकायत आपने जो करनी है वो करनी है नेशनल साइबर क्राइम ब्यूरो। समझ गए होंगे आप, नेशनल साइबर क्राइम ब्यूरो। ये ऑनलाइन कंप्लेंट आप इसमें रजिस्टर्ड करिए। इनको ऐसा सबक सिखाया जाएगा, ऐसा सबक सिखाया जाएगा इन चीनी ऐप्स को, ये फिर दोबारा नहीं करेंगे। अभी हाल ही में पीछे FIR भी दर्ज हुई है ये सारे चीनी ऐपों के खिलाफ, जो ये उल्टे सीधे काम करते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, फोटो पे उल्टा सीधा लिख के चारों तरफ फैलाते हैं। अभी FIR दर्ज हुई है इन पे। एक बात बताते हैं कि बैंक वाले धमकी देते हैं गाड़ी उठा के ले जाएंगे, गाड़ी उठाने के ले जाएंगे। तो देखिए गाड़ी आपकी तब उठेगी जब आप NPA में जाओगे। NPA में भी जब चले गया केस, अभी NPA पे सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रोक लगा रखी है। फिर NPA में चला भी गया तो सरफासी एक्ट है 2002, उसके तहत ही गाड़ी ले सकते हैं। उसके लिए इनको सरफासी एक्ट में पहले 60 दिन का नोटिस आपको देना पड़ेगा। आप कोई जवाब दे सकते हो उसमें कि अभी है नहीं, प्रबंध कर रहा हूं, रिस्ट्रक्चरिंग ले रहा हूं। फिर भी ये आप कोई जवाब नहीं देते, जवाब दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो उसके बाद ये 30 दिन का फिर एक नोटिस देंगे आपको। उसके बाद बैंक का, खास बैंक का, रिकवरी वाला नहीं, खास बैंक का ही कोई ऑफिसर आएगा,
वो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाएगा, फिर आपके घर आएंगे, फिर भी जबरन नहीं होगा। अगर आपकी गाड़ी मिली तब वो गाड़ी ले जा सकते हैं पुलिस की मौजूदगी में। अब मान लो आपने गाड़ी इधर उधर कर दी, कहीं गाड़ी मिली ही नहीं, तो फिर ये बैंक वाले कुछ नहीं कर सकते जी, इनके पास कोई चारा नहीं है। ये फिर चुपचाप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में केस लड़ेंगे, कोर्ट में ओनरशिप के लिए केस डालेंगे, वो कई साल लग जाते हैं, जिसमें फिर आपकी भी पूरी सुनवाई होती है। तो ये चीज है। लेकिन जो ये रिकवरी एजेंट वाले हैं, ये जो कहते हैं गाड़ी आज किस्त दे दो नहीं तो हम गाड़ी लेने आ रहे हैं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते मित्रों, दोस्तों। ये मैं बता दूं आपको, रिकवरी वाला तो गाड़ी के आपके हाथ ही नहीं लगा सकता। वो आएगा, आप उससे कहो गाड़ी लेनी है, तू अपना वो दिखा मुझे आइडेंटिटी कार्ड, और उसके बाद 100 आइडेंटिटी कार्ड वो दिखाएगा नहीं, भाग जाएगा वैसे तो। फिर भी वो किसी तरह कोई आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है। आपने सीधा एक तो गाड़ी में लॉक लगा के रखना है, सीधा 112 नंबर पे पुलिस को बुलाना है, और फिर इसको बताना है कि ये मेरी गाड़ी जी लेके जा रहा है ऐसे ऐसे, पता नहीं कौन है, क्योंकि वो आईडी इसके पास जो होगी दिखाएगा, वो बैंक की तो हो नहीं सकती। मान लो बजाज फाइनेंस का है तो नहीं होगा बजाज उसका, और वो कैपिटल का है तो कैपिटल का इसका आइडेंटिटी कार्ड नहीं होगा। तो ऐसे मतलब 112 पे कॉल करके फिर वो कोई आपकी गाड़ी गुड़ी को नहीं कोई छेड़ सकता। अच्छा दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। और भी मैंने कई चीजें पीछे भी बोली थी, आप मेरे पिछले वीडियो में भी देख लेना, रिकवरी के 2 आज भी मैंने बताया है। आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़िए, मैंने वीडियो में मैं व्हाट्सएप नंबर जरूर डालता हूं। आपको कोई ऑर्डर की कॉपी लेनी है, आपको कोई फॉर्मेट लेना है, जैसे मान लो नोडल ऑफिसर को कंप्लेंट करनी है, तो उसका क्या फॉर्मेट होता है, कैसे होता है, वो हमारे पास है, हम आपको भेजेंगे व्हाट्सएप पे, आप प्रिंट निकाल के उसको भेजो, या ऐसे ही ईमेल भेज दो उस पर बना के। और आपके कानूनी जो अधिकार हैं उनकी लिस्ट, कौन कौन से कानूनी अधिकार हैं इन रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ आपके पास, तो उसकी लिस्ट आपको चाहिए, वो है हमारे पास। तो आप व्हाट्सएप पर हमारे साथ जुड़िए, आपकी पूरी मदद की जाएगी। हाँ, ये हो सकता है, देखो जब आप, क्योंकि कॉल मेरे पास 500 600 कॉल आ जाती है सुबह शाम, तो वो मैं इतनी कॉल नहीं उठा पाता। हाँ, आप मैसेज जब करते हो 200-300 मैसेज सुबह के, 200-300 शाम को मैसेज हो जाते हैं, तो वो मैसेज आपका मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। अब मान लो सुबह और शाम के टोटल 500-600 मैसेज हो गए, तो मैं एक एक करके मैसेज करूंगा, जवाब दूंगा आपको। चाहे लेट मैसेज आएगा मेरा, आपको रिप्लाई जरूर आएगा। तो गुड बाय दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, और आप इस रिकवरी एजेंट्स की खाई से बाहर निकलेंगे, इनकी हरासमेंट से जो गैर कानूनी है जरूर बाहर निकलेंगे। ओके, गुड बाय, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ।